Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Physics Class 11 Federal Board Chapter 1 Measurement Comprehensive Questions. Now question number 1 है जी, define physics, explain the scope and importance of physics in science, technology and society. हमने physics को define करने हैं, उसके scope और importance बतानी है physics की in science, technology and society. Answer. Physics definition. सबसे पहले physics क्या है जी? Physics is a branch of science that deals with the fundamental principles governing the behavior of matter, energy and the fundamental forces of nature. फिजिक्स में हम क्या करते हैं? मैटर एंड एनर्जी को डिस्कस करते हैं, उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन देखते हैं और जो फोर्सेस हैं जो हमारे पास नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं उनकी जो है वो एग्जिस्टेंस और उनके नेचर को डिस्कस करते हैं. It seeks to understand the fundamental laws and principles that govern the universe from the smallest particle to the largest cosmic structure. जैसे हम यूनिवर्स के लॉज और प्रिंसिपल्स देखते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स तक. Now scope of physics. The scope of physics is vast and encompasses a wide range of topics including क्लासिकल मैकेनिक्स. एक तो जो फिजिक्स का जो स्कोप है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में है. इसमें हम क्या करते हैं? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, फोर्सेस और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं एट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स, थर्म मीन हीट और डायनेमिक्स मीन मोशन. इसमें हम जो है मोशन ऑफ हीट यानी कि हीट कैसे फ्लो कर रही है, टेम्परेचर क्या है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है और बिहेवियर ऑफ मैटर एट डिफरेंट कंडीशंस वो हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट. तो इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों को कंबाइन करके और देखते हैं कि उनका इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपगेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनका इंटरेक्शन कैसे होता है मैटर के साथ, वो सारा हम डिस्कस करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. नेक्स्ट है जी ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट्स. इसमें हम लाइट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं और देखते हैं कि लाइट का फ्लो या ट्रेवल कैसे होता है. नेक्स्ट है जी रिलेटिविटी. Study of space, time and gravity both in the context of special and general relativity. इसमें हम स्पेस टाइम और ग्रेविटी को स्टडी करते हैं स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों कॉन्टेक्स्ट में. नाउ द नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स. इसमें हम क्या करते हैं? पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं. वो एटॉमिक भी हो सकते हैं, सब एटॉमिक स्केल के ऊपर भी पार्टिकल्स हो सकते हैं और इसमें हम फर्दर स्टडी करते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और वेव पार्टिकल डुअलिटी और क्वांटम स्टेट्स. नेक्स्ट है जी पार्टिकल फिजिक्स. स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन द यूनिवर्स. जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं नेचर में प्रेजेंट और जो फंडामेंटल फोर्सेस यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनकी स्टडी हम करते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स. इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारे एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है उसको स्टडी करते हैं, वो किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्शन बनाते हैं, रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, फिशन फ्यूजन रिएक्शन और एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, उनकी जो इंटरेक्शंस हैं और कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं, उनके इफेक्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज, वो सारा न्यूक्लियर फिजिक्स में देखते हैं. एस्ट्रोफिजिक्स. Study of celestial objects, cosmic phenomena and the fundamental nature of universe. इसमें हम about universe जो cosmic phenomena हो रहे हैं, जो stars हैं, उसके बारे में हम सारे study करते हैं astrophysics. Next है जी cosmology. Study of the origin, evolution and large scale structure of universe. इसमें हम origin और evolution कैसे हुई है या जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स हैं यूनिवर्स में प्रेजेंट उसके बारे में हम स्टडी सारी जो करते हैं जिसमें आती है कॉस्मोलॉजी.
नाउ द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सबसे पहले क्या है कि हम फिजिक्स की मदद से जो है वो अपने जो साइंटिफिक नॉलेज है उसमें एडवांसमेंट ला रहे हैं। Physics is the foundation of all natural sciences. It provides a fundamental understanding of how the universe works at its most fundamental level. Physics जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास यूनिवर्स है वो वर्क कैसे कर रही है at its most fundamental level. Discoveries in physics lead to breakthrough in other scientific disciplines and drive scientific progress as a whole. और जो डिस्कवरीज हुई हैं डिफरेंट फिजिक्स में उससे जो है वो जो बाकी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स थे जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उसमें क्या ही है, उसमें भी प्रोग्रेस अचीव हुई है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। Physics plays a crucial role in technological advancement. Many technological devices from smartphone to medical equipment are built upon principle of physics. जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं मोबाइल फ़ोन से लेके जो मेडिकल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड जो मशीन्स हैं, वो सब क्या है डिज़ाइन की गई हैं अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. Understanding electromagnetism, quantum mechanics, and material science has led to the development of electronics, laser, and various imaging techniques. जो MRI है और जो लेज़र से ट्रीटमेंट हो रहे हैं डिफरेंट डिजीज़ के, एक्सरे मशीन हो गई, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, ECG, वो सब क्या है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स डिज़ाइन हुए हैं. Next is engineering and design. Engineers use principles from physics to design and create innovative solutions to practical problems. इंजीनियर्स क्या करते हैं, फिजिक्स को यूज करते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ मूव किया जाए. The principle of mechanics, thermodynamics, and fluid dynamics, among others, are essential for designing everything from bridges to spacecraft. जो concepts हम thermodynamics में लेते हैं, mechanics में लेते हैं, fluid dynamics में लेते हैं, वो क्या है, बहुत ज़रूरी हैं और essential हैं for any construction of bridges to spacecraft. और वो सब किसकी बेस के ऊपर होते हैं, upon the study of physics. Next is energy generation and utilization. Physics contributes to the understanding of energy production, conversion, and utilization. It's involved in the study of renewable energy sources, nuclear power, and the development of more efficient energy technologies. फिजिक्स की मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. हम ये देखते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी मेडिकल एप्लीकेशन. जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया है इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सेम वही बात पॉइंट नंबर 5 में हुई है. इन मेडिकल एप्लीकेशन के जो एक्सरे मशीन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI मशीन हैं, या जो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन्स हैं, CT स्कैन्स हैं, वो सारे किस बेस के ऊपर बने हैं, अपॉन द फिजिक्स प्रिंसिपल्स. Environmental studies. Physics provides tools and techniques for understanding environmental process, climate change, and the behavior of natural system. जो climate change हो रहा है, environmental processes जो different occur हो रहे हैं, उसमें जो changing हो रहा है, वो सारा हम क्या करते हैं, physics हमें help करती है कि हम उनको understand और observe कर सकें. Now, space exploration. The principles of physics are essential for understanding celestial bodies, designing spacecraft, and predicting the behavior of objects in space. Physics plays a central role in the exploration of our universe. जब हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, फिजिक्स की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. हम देखते हैं कि एक चीज़ जो है स्पेस में कैसे मूव करेगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रेविटी उसके ऊपर कैसे अफेक्ट करेगी या ग्रेविटी उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी, स्पेस क्राफ्ट की डिज़ाइनिंग कैसे होगी कि वो हमारी स्पेस तक पहुंच सके और एफिशिएंट वर्किंग कर सके. वो सारा किस वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ फिजिक्स. नेक्स्ट है जी एवरीडे लाइफ. फिजिक्स इज एम्बेडेड इन एवरीडे लाइफ फ्रॉम फंक्शनिंग ऑफ हाउस होल्ड appliances to the transportation system. जो आप घरेलू इस्तेमाल में जो appliances
ला रहे होते हैं फ्रॉम टोस्टर, स्टोव, और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में जाते हैं तो वो सारा क्या है, वो सारा सराउंड है बाय द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। Next is scientific literacy. Physics promotes scientific literacy and critical thinking and encourages people to question, explore, and understand the natural world, enabling informed decision making in a technology driven society. फिजिक्स प्रमोट करती है कि लोग क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर पैदा कर सकें, और वो इनकरेज करती है कि उन लोगों के जहन में क्वेश्चंस अराइज हों कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, आगे उसके क्या असरात हैं। एक्सप्लोर करते हैं पीपल डिफरेंट थिंग्स को बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स, और वो नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, और जो पीछे स्कोप बताए उसमें से 2 से 3 आपने स्कोप लिखने हैं, और इसी तरह जो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसमें से 2 से 3 पॉइंट्स लेके और आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। Now question 2. What is system of units, and in SI what is meant by base, derived and supplementary units? सबसे पहले हम देखते हैं जी system of units. A system of units, also known as unit system or metric system, is a set of standardized unit of measurement used to quantify various physical quantities. जैसे हर चीज का एक अलग से सिस्टम्स होता है, इसी तरह जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है यूनिट्स का, जिससे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टाइम वगैरह, उनको हम क्वांटिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पेसिफिक यूनिट। The International System of Unit is most widely used and internationally accepted system of units. जो SI system unit है वो क्या है, internationally accepted system है units का. It is based on a set of well-defined base units from which other units known as derived units are derived. ये SI system जो है वो बेसिकली क्या है, बेस यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होता है, और बेस यूनिट को यूज करके हम जो बाकी के यूनिट्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें मैस और लेंथ, ये क्या है, बेसिक क्वांटिटीज हैं। लेंथ के यूनिट है मीटर और मैस का है केजी, और इसी तरह हम टाइम का देखेंगे तो टाइम का सेकंड है। लेकिन अब अगर हम लेंथ और टाइम को कंबाइन करते हैं, यानी कि जो हमने जैसा अब हमने स्पीड देखनी है तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस के यूनिट आ गया लेंथ, और उसके जो यूनिट है वो आ गया मीटर, और इसी तरह टाइम के यूनिट आ गया सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो क्या है, डिराइव यूनिट है, क्योंकि वो हमने किससे बनाए हैं, बाय यूजिंग द बेस यूनिट मीटर एंड सेकंड। Additionally, there are few supplementary units that are used expressed in quantities that don't fall directly into the base or derived category. बेस और ड्राइव यूनिट के अलावा तीसरी कैटेगरी यूनिट्स की सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो ना कि बेस यूनिट की कैटेगरी में आते हैं और ना ही ड्राइव यूनिट की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। नाउ हम देखते हैं जी बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स के हैं जी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऐसे सिस्टम के, और ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं 7 टोटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि लाई करती हैं इन अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस क्वांटिटीज, और जो उनके यूनिट्स वो क्या है, बेस यूनिट्स हैं। नाउ अब हम इन बेस यूनिट को यूज करते हुए तो जो डिफरेंट हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, उनको हम यूज करके तो डिराइव यूनिट क्रिएट करते हैं। मीटर क्या है जी, बेस यूनिट है लेंथ का, यूज टू मेजर डिस्टेंस। इसी तरह किलोग्राम क्या है, बेस यूनिट है मास का, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मैटर। सेकंड है जी बेस यूनिट ऑफ टाइम, यूज टू मेजर टाइम इंटरवल। सेकंड है जी एम्पेयर, बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी तरह जो फिफ्थ वन है वो है केल्विन। केल्विन क्या है, टेम्परेचर के बेस यूनिट है, एंड इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल। The sixth one is mole, base unit of amount of a substance used to measure the quantity of entities.
यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स की जब हमें क्वांटिटी देखनी हो तो हम क्या यूनिट यूज करते हैं, मोल। नेक्स्ट है जी कैंडेला, जो लाइट की इंटेंसिटी उसका जो बेस यूनिट है वो कैंडेला, और ये मेजर किया जाता है हम ब्राइटनेस ऑफ लाइट सोर्स को चेक करने के लिए। Now derived unit. Derived unit are formed by combining base units using mathematical operations such as multiplication, division and exponentiation. जब हम डिफरेंट बेस यूनिट्स के ऊपर उनको कंबाइन करके और मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एक्सपोनेंट वाला ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम क्या फॉर्म करते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम है। तो लेंथ ओवर टाइम हो रहा है, मतलब कि जो लेंथ और टाइम दोनों जो है बेस क्वांटिटीज है, और हमने जो है डिवीजन ऑपरेशन लगा के तो डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी फाइंड की है, और इसी तरह जो उसके यूनिट होंगे वो क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड। These units are used to make quantifiers that are derived from the fundamental quantities. For example, velocity is a derived unit as it is calculated by dividing the distance by the time, resulting in meter per second. Common derived units include Newton, Joule, Watt. अब वॉट जो है वो पावर का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का, और जॉल जो है वो एनर्जी का यूनिट है। नाउ द थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। Supplementary units are used for quantifiers that are not typically encountered in everyday life but are important in specific scientific context. इन यूनिट्स को हम एवरीडे लाइफ में तो नहीं यूज कर रहे होते, लेकिन जो साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें इन यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। The SI system includes two supplementary units. एक है रेडियंस। रेडियंस क्या है जी, सप्लीमेंट्री यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, और ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है, यूनिट है एंगल। नेक्स्ट है जी स्टीव रेडियन। जब हमने सॉलिड एंगल को मेजर करना हो तो जो उसके लिए सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है स्टीव रेडियन, और ये यूज होता है जब हमारे पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हम जो यूनिट है सॉलिड एंगल का वो स्टीव रेडियन कंसिडर करते हैं। Now question number 3. What conventions are used in SI to indicate units? जो SI में convention use होती हैं for the indication of units वो क्या है वो हमें बताना है। The International System of Units is a globally accepted system for measurement that standardizes units of measurement for various physical quantities. SI units are based on 7 base units, and these units are indicated using specific conventions. Here are the conventions used in SI to indicate units. जो conventions हैं वो क्या हैं, सबसे पहले symbols हैं। Each unit is represented by a unique symbol. जो हर यूनिट है वो एक स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट किया जाता है, usually derived from the name of the unit. These symbols are typically written in lowercase letter except for the unit names derived from proper nouns like Celsius and ampere which are capitalized. जो यूनिट्स हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं अनलेस के वो प्रॉपर नाउन से डिराइव ना किए गए हों, जैसे कि सेल्सियस या एम्पियर वगैरह हैं। उसके अलावा जो जितने भी यूनिट हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, मोल हो गया, ये सारे यूनिट जो हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट की प्लूरल्स एंड एब्रिविएशंस। The symbols for units are both singular and plural, and they are not followed by a period when written. जब सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में हम यूनिट्स को लिखते हैं तो उसमें जो है वो पीरियड इंसर्ट नहीं होता। Abbreviations of unit names can be used in cases where space is limited or for convenience. जब हमारे पास स्पेस लिमिटेड हो या हम अपनी आसानी के लिए शॉर्ट लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो उस यूनिट की एब्रिविएशन को यूज करेंगे। और एब्रिविएशन कैसे फॉर्म होगी, जो हमारा यूनिट है उसका फर्स्ट लेटर हम ले लेंगे। जैसे कि अगर हमने मीटर है तो मीटर की जो एब्रिविएशन होगी वो क्या होगी, एम। नाउ नेक्स्ट है जी यूनिट नेम्स। Unit names are written in lowercase letter except for the first letter of a unit name when it is derived from a proper noun, e.g. मीटर वर्सेस न्यूटन। अब न्यूटन क्या है, जो यूनिट है वो प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड हुआ, इसकी वजह से जो न्यूटन का एन है वो कैपिटल होगा। बाकी जो यूनिट्स हैं जो कि प्रॉपर नाउन से डिराइव नहीं हुए वो लोअर केस में लिखे जाएंगे।
Next है जी spaces. A space is used between the numerical value and the unit symbol, ensuring clarity and readability. For example, अगर हमने 5 kg लिखना है तो 5 लिखेंगे, थोड़ी space देंगे, and then we enter the unit of that quantity. kg indicates 5 kilogram. Next है जी multiples and submultiples. SI units are often used with prefixes to indicate multiple or submultiples of the base unit. These prefixes are powers of 10 and they are combined with the base unit symbol to create new unit symbol. जैसे अगर हमने kg लिखना है तो kg क्या है, इसका जो बेस यूनिट है वो क्या है, ग्राम है, और जो मेगामीटर है उसका जो बेस यूनिट है वो क्या है, मीटर है। लेकिन जब हमने उसको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के साथ लिखना है तो हमने क्या लिखना है, किलोग्राम, और जो हमने स्पेस के बगैर हमने जो है वो प्रीफिक्स ऐड करना है। नाउ 6 है जी नो प्लूरल फॉर्म। In SI, there are no special plural form for unit symbols. The same symbol is used for both singular and plural contexts. For example, 5 meters and 10 meters both use the symbol meter without changing it to ms. जब हमने एब्रीविएशन यूज करनी है तो वहां पे हमने प्लूरल फॉर्म कोई नहीं है होती यूनिट की। जब हमने एब्रीविएशन यूज करनी हो, जो हम 5 मीटर्स के लिए लिखेंगे वही 1 मीटर्स के लिए एब्रीविएशन लिखेंगे और वही 100 मीटर्स के लिए लिखेंगे। यानी कि अगर हमें 5 मीटर को शॉर्ट में लिखना है तो हम लिखेंगे 5m। इसी तरह जब हमने 100 मीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 100m। इसी तरह अगर हमने 1 मीटर को लिखना है तो हम लिखेंगे 1 and m without writing ms or like 5m's, 10m's, 1m. Irrespective of their plural form, we write down the unit. Next is the case sensitivity. SI unit symbols are case sensitive, meaning that uppercase and lower letters are distinct. जो SI यूनिट है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर हमने 5 मीटर लिखना है और हमने M कैपिटल लिख दिया तो वो जो यूनिट है वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल M रिप्रेजेंट मीटर्स, वाइल जो कैपिटल है वो हमारे पास मेगा को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रीफिक्स है। नेक्स्ट है जी यूनिट इक्वेशन। When unit are combined in equation, they are written without spaces between them. जब यूनिट को कंबाइन करते हैं इक्वेशंस में तो जो यूनिट्स हैं वो लिखे जाते हैं without spaces between them. फॉर एग्जांपल अगर हमने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी लिखनी है तो हम जो मीटर पर सेकंड है वो विदाउट स्पेस लिखेंगे। नेक्स्ट है जी यूनिट प्रीफिक्सेस। SI has a set of industrialized prefixes that indicate multiples or submultiples of the base unit. These prefixes are used with the unit symbol to create new unit symbol. For example, millimeter, और जब हमने मिलीमीटर को एब्रीविएशन की फॉर्म में लिखना है तो m हम मिली का लेंगे और इसी तरह m हम मीटर का लेंगे, तो डबल m जब हम लिखेंगे तो वो इंडिकेट करेगा मिलीमीटर को। नेक्स्ट है जी कंपाउंड यूनिट्स। Compound units such as Newton for force and Watt for power are formed by combining base unit according to the specific equation that defines the derived quantities. जब हमने डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करना है तो जो इक्वेशन उनको डिफाइन करके उसके हिसाब से जो हमने उनको राइट डाउन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है जी व्हाट आर एरर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। सबसे पहले हम एरर देखते हैं। The difference between the measured or observed value of a quantity and its true or accepted value. जो difference होता है between the measured value और जो value observed की होती है या जो true value होती है और जो accepted value होती है उसमें जो difference होता है वो कहलाता है error. Now there are two types of errors, systematic or random errors. Systematic errors क्या होते हैं जी, also known as determinate errors or bias, are consistent and predictable discrepancies between measurements and the true values. ये जो consistent होते हैं और examples के अंदर systematic errors की, a digital weighing scale consistently weighed 0.5 grams higher than the actual weight of an object. अब
जो डिजिटल वेइंग स्केल है, जो हमने वेट उसके ऊपर रखा है, उससे जो है वो 0.5 ग्राम्स हायर रेटिंग बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, ड्यू टू द सिस्टम इनएक्यूरेसी, जो हमारे पास एरर आ रहे होते हैं। An improperly calibrated thermometer always reads 2 degrees Celsius lower than actual temperature. अब जो actual temperature अगर कोई थर्मोमीटर उससे 2 डिग्रीज लेस कर है तो वो भी क्या है, सिस्टम का इश्यू है। तो जो वो एरर क्रिएट हो रहा है वो क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। नेक्स्ट है जी रैंडम एरर। Random errors, also referred to as indeterminate errors or precision errors, are unpredictable variations in measurement that occur due to random fluctuation in experimental conditions. अब रैंडम एरर्स क्या है, जो ड्यू टू ह्यूमन इनएक्यूरेसीज आ रही हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसकी वजह से जो हमारे पास रेटिंग में इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारे एरर्स क्या होते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं। दीज एरर्स लीड टू स्कैटर ऑफ मेजरमेंट्स अराउंड द ट्रू वैल्यू, क्रिएटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा पॉइंट। और इससे क्या होता है, जो हमारे ट्रू वैल्यूज है उससे जो फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं और डाटा पॉइंट जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी, इनकंसिस्टेंट ह्यूमन रिएक्शन व्हाइल मेजरिंग रिएक्शन टाइम ड्यू टू वेरिंग लेवल ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। जो ह्यूमन रिएक्शन है उसका अनकंसिस्टेंट हो जाना जब हम रिएक्शन की मेजरमेंट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अटेंशन और कंसंट्रेशन लेवल है वो कभी अप हो रहा होता है, कभी डाउन हो रहा होता है, उसकी वजह से जो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आ रही होती है इन मेजरिंग द रिएक्शन टाइम्स, जिसकी वजह से जो हमारे पास रैंडम एरर अकर हो रहे होते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। नेचर क्या है जी, सिस्टमैटिक एरर हैव अ कंसिस्टेंट बायस एंड अफेक्ट मेजरमेंट्स इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। हम सिस्टमैटिक एरर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जबकि रैंडम एरर्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से आ रहे होते हैं और ये जो है ट्रू वैल्यूज से स्कैटर हमारे डेटा को कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी कंसिस्टेंसी। जो सिस्टमैटिक एरर है वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर कोई डिजिटल वैल्यूज है और वो हर मैच के लिए 0.5 हमें या तो कम वैल्यू दे रही है, ज्यादा दे रहे हैं, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट रीडिंग दे रहा है। जबकि रैंडम एरर्स क्या, उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं। Predictability. Systematic errors are often predictable and can sometimes be corrected if their sources are identified. अगर हम systematic error की source को identify कर लेते हैं और अपने जो instrument है उसको calibrate कर लेते हैं तो हम systematic error को कम कर सकते हैं। जबकि random errors क्या है, unpredictable है और हम उनको fully तौर पे बिल्कुल correct नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके impact को काम कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम कोई एक रीडिंग है वो एट द सेम फॉर द सेम मैथ अगर हम 2 या 3 बार ले लें, जैसे टाइम पीरियड अगर हम नोट करने हैं तो फॉर द सेम मैथ हम 2 से 3 दफ़ा पेंडुलम को घुमाएं और फॉर हर रन हम एक टाइम पीरियड नोट कर लें और फिर जो उन 3 रन्स के उनके एवरेज ले लें, तो हमारे पास जो होगा रैंडम एरर वो कम से कम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जी, what is uncertainty in measurement? Explain the propagation of uncertainty in addition, subtraction, multiplication, and division. Uncertainty in measurement. Uncertainty in measurement refers to the inherent lack of perfect knowledge about the true value of a quantity being measured. जब हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं उसके बारे में हमारे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, बल्कि नॉलेज का जो है वो फुकदान होता है, उससे जो हमारे पास मेजरमेंट में इनएक्यूरेसीज आ रही है तो वो क्या होती है, अनसर्टेनिटी। नो मेजरमेंट इज entirely free from error and uncertainty quantifies the range within which the true value is likely to lie. कोई भी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल 100% एरर से फ्री नहीं होती और जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो हमारे पास रेंज को डिफाइन कर देती हैं कि जिनके बीच में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करेगी। Propagation of uncertainty. When performing calculations involving measurements with uncertainties, the uncertainty in the result should be determined to properly convey the level of confidence in the calculated value. जब हम calculations को perform कर रहे हैं जिसमें
मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं, तो हमने क्या करना है, जो अनसर्टेनिटी रिजल्ट्स में आ रही हैं उसको प्रॉपरली डिटरमिन करना है, और जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल है कैलकुलेटेड वैल्यू का उसको हमने प्रॉपरली कन्वे करना है जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है। The propagation of uncertainty involves determining how the uncertainties in the input values contribute to the uncertainty in the final calculated result. और जो प्रोपगेशन होती है अनसर्टेनिटी की हमने वो देखनी होती है कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है इनपुट वैल्यू में जो आ रही है और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू में आ रही है उसमें जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है। The rules for propagating uncertainty differ for addition, subtraction and multiplication or division. अगर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है तो जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है मेजरमेंट को जिसमें अनसर्टेनिटीज प्रेजेंट है, तो जो अनसर्टेनिटीज होंगी हमने उनको डायरेक्टली ऐड कर देना है। जबकि अगर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है फॉर द मेजरमेंट इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी, तो हमने क्या करना है, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है टुगेदर टू गेट द ट्रू वैल्यू। Now combining operation. When combining different operations, you can follow the same steps outlined earlier. Perform multiplication and division first. सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमारे पास combined operation है तो हमने सबसे पहले multiplication या division perform करनी है, और फिर हमने उनकी relative uncertainties को determine करना है और final uncertainty calculate करनी है based on the results of operation. Now question 6 है जी, what are significant figures? What are the rules for determining significant figures in the final result after addition, subtraction, multiplication and division? सबसे पहले हमने बताना है significant figures क्या होते हैं और उनके rules क्या होते हैं जब हमने measurements को add किया है, subtract किया, multiply या divide किया to get the final result. Now significant figures. Significant figures, often referred to as sig figs, are a way to express a precision of a measurement or the reliability of a calculated result. जो significant figure होते हैं हम यूज करते हैं जो हमारे पास measurements आई हैं उनकी precision को express करने के लिए, या जो हमारे पास measurements आई हैं वो कितनी reliable हैं उनको express करने के लिए हम significant figures यूज करते हैं. They indicate the meaningful digits in a numerical value and they convey the degree of uncertainty associated with the value. ये जो meaningful digits हैं वो हमें बताते हैं numerical value, और हमारे पास against the numerical value uncertainty भी associate होती है with the value. रूल्स क्या हैं जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसको हमने राउंड ऑफ कर देना है towards the least number of decimal places present in the original number. जैसा कि अगर हम 2.4 और 2.45 को ऐड करें तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा हमने उसको राउंड ऑफ कर देना है towards the less decimal places, जो कि इस केस में अगर हम 2.4 और 2.45 को ले रहे हैं तो हमने आंसर को जो है वो एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है. फॉर एग्जाम्पल 3.567 प्लस 1.23. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है और 1.23 में 2 डेसिमल प्लेस. तो जो हमारे पास आंसर आएगा 4.797 ये करेक्ट नहीं होगा जब तक हम उसको राउंड ऑफ नहीं कर देंगे टुवर्ड्स द लेस डेसिमल प्लेसेस, और हम उसको बना देंगे 4.80, क्योंकि जब 7 राउंड ऑफ होगा तो यहाँ पे ये 10 बनेगा और 10 उधर जाके 7 को बना देगा 8 और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4.80. सिमिलरली अगर हमारे पास एक फिगर है 12.345 का और दूसरा जो है वो 9.8 है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, तो जो हमारा आंसर आएगा 2.545 ये उस वक्त तक नहीं करेक्ट कंसिडर हो रहा जब तक हम इसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके 2.5 नहीं लिख देंगे. अब यहाँ पे क्या है, 5 जो है इसको 4 ही रहने देगा, क्योंकि जब हमारा लास्ट डिजिट जो हमने राउंड ऑफ करना है वो 5 हो तो उसके अलग से 2 रूल्स होते हैं कि अगर हमारे पास जो पिछला नंबर है वो इवन है या पिछला नंबर ऑड है. अगर हमारे पास 5 से जो पिछला नंबर है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है वो इवन है और जो हमने राउंड ऑफ करना है 5 से वो फिगर 5 है और जो उससे पिछले वो
ऑड है तो हमारे पास क्या होगा, जो ऑड है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। लेकिन अगर हमने फिगर 5 को राउंड ऑफ करना है और उससे पहले जो वो इवन नंबर है, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर एज इट इज ही रहेगा। इस केस में हम देखें 5 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो उससे पहले क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास आफ्टर राउंडिंग ऑफ 4 4 ही रहेगा, इट विल नॉट बिकम 5। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा 2.5। नाउ जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब हमने क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हमने राउंड ऑफ कर देना है टुवर्ड्स लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द ओरिजिनल नंबर्स। हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो अपने आंसर को राउंड ऑफ कर देना है। जैसा कि अगर हमारे पास है 4.2 मल्टीप्लाई 2.158, अब यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर तब तक करेक्ट कंसीडर नहीं होगा जबकि हमारा फाइनल आंसर जब तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं आ जाता। अब इस केस में देखेंगे हमारा आंसर है 9.0576 आया है। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टुवर्ड्स द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे पास बन जाएगा 9.1। सिमिलरली अगर हम 18.76 डिवाइड बाय 5.2 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6154। अब यहाँ पे क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर और 5.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें इस आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा टुवर्ड्स द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये हमारे पास बन जाएगा 3.6। नाउ कंबाइनिंग ऑपरेशंस। जब हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस कंबाइन हो रहे हैं तो हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो ये हैं। Perform any multiplication and division operation first, following the significant figure rules for those operations। सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन करने हैं, और जो उसके लिए रूल्स हैं वो हमने फॉलो करके तो रिजल्ट लिख लेना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट, और फिर हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करना है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स लगा के तो अपना करेक्ट आंसर लिख देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। Precision refers to the degree of consistency or reproducibility in set of measurement। प्रिसीजन हमें बताती है कि हमारे डाटा के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, हमारा डाटा जो है कितनी अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि अगर हम बार बार एक ही वैल्यू को रिपीट करेंगे तो कितनी दफ़ा जो है हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, वो सारा प्रिसीजन में आएगा। It reflects how tightly clustered the measurements are around each other. A measurement is precise if repeated measurements of the same quantity yield very similar values, even if those values are not close to the true values। जैसे हम नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, हमारा जो आंसर है वो एक दूसरे के इतना करीब आ रहा है कि जो हमारे पास एक क्लस्टर है, टाइट क्लस्टर फॉर्म्ड हो रहा है, अगर हम उनको अरेंज करें, अगर जो हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं आ रही तो वो क्या होगा, प्रिसीजन होगी। Precision is influenced by factors such as instrument resolution, measurement techniques, and random errors in the measurement process। जो हमने मेजरमेंट टेक्निक्स यूज किए हैं या जो इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन है वो कितना प्रिसाइज मेजर कर सकता है, और जो रैंडम एरर है उसकी वजह से जो है प्रिसीजन इन्फ्लुएंस होती है। एग्जाम्पल के लिए, if the laboratory balance consistently measure the weight of a standard object as 9.82, 9.81, 9.79, 9.80 and 9.83 grams, the measurements are precise but not accurate। अब ये देखें आप, 9.82, 9.81, 9.79, 9.80 और 9.83, ये एक दूसरे के इतना करीब है कि हमारे पास टाइट क्लस्टर फॉर्म हो रहा है अगर हम इसको अरेंज करते हैं। लेकिन अगरचे ये वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रही, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, बट मेजरमेंट्स क्या है, प्रिसाइज। नेक्स्ट है जी एक्यूरेसी।
Accuracy refers to how close a measured value is to the true value or accepted value of the quantity being measured. Accuracy में बताती है कि कोई भी वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, या जो हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू है हमारे रिजल्ट्स की उसके कितने कोई वैल्यू करीब है, वो accuracy डिफाइन करती है. In other words, accuracy indicates the absence of systematic errors or biases in the measurement process. जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं उसकी जो एब्सेंस है वो हमें एक्यूरेसी इंडिकेट करती है. Accuracy is affected by the factors such as calibration error, instrumental limitations and environmental conditions. जो एक्यूरेसी है वो अफेक्ट होती है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना अच्छा कैलिब्रेटेड है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी हमारे एक्यूरेसी जो है अफेक्ट होती है. Example क्या है जी, if a laboratory balance consistently measure the weight of a standard object as 9.80 gram and the true weight is known to be 10 grams, the measurement are accurate but not precise. अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं उसका जो ट्रू वेट अगर 10 ग्राम्स है, लेकिन हम जब लेबोरेटरी के ऊपर जो वेइंग बैलेंस है उसके ऊपर जब हम वेट करते हैं तो हमारे पास कंसिस्टेंटली 9.8 ग्राम्स शो हो रहा है. तो क्या है, मेजरमेंट्स एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि अगर प्रिसाइज होती तो हमारे पास 9.812379 और इस तरह की फिगर्स में हमारे पास एक पूरी वैल्यूज रेंज की वैल्यूज आ रही होती, जिसे हम जब अरेंज करते तो हमारे पास एक टाइट क्लस्टर फॉर्म होता. तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कंसिस्टेंटली 9.80 का फिगर आ रहा है कि मेजरमेंट एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है. Now accuracy relates to the correctness of a measurement with respect to the true value. कि हमारी कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यूज के कितने करीब है, कितना सही है, करेक्ट रिलेशंस हैं दोनों वैल्यूज का, वो हमें बताते हैं एक्यूरेसी. जबकि प्रिसीजन हमें बताती है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी है किसी भी मेजरमेंट में. Now question number 8 है जी, what is meant by dimensions of physical quantities, what are limitations and applications of dimensional analysis. Dimension of physical quantities से क्या मुराद है, limitations और applications क्या हैं dimensional analysis की. Dimensions of physical quantities. In physics, a physical quantity is described by its numerical value and corresponding unit. जो physical quantity होती है वो describe की जाती है by the combination of numerical value और उसके corresponding unit. However, the concept of dimension goes beyond just units. Dimensions refer to the fundamental nature or characteristic of a physical quantity that dictate how it can be measured and related to other quantities. Dimensions हमें बताती है कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं in relation to other quantities. Every physical quantity can be expressed in terms of certain fundamental dimensions. जो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम अलग-अलग इन फंडामेंटल डायमेंशंस एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि लेंथ के लिए कैपिटल एल है, मास के लिए कैपिटल एम है, टी के लिए टाइम के लिए टी है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस तरह से जो है वो टेम्परेचर के लिए अलहदा से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशंस को यूज़ करेगी. टेम्परेचर की डायमेंशंस अलग हैं, इलेक्ट्रिक करंट के अलग हैं, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशंस अलग हैं. दिस फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और जो 7 फंडामेंटल डायमेंशंस है वो बेसिस बनाती हैं फॉर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. नाउ लिमिटेशंस क्या है जी डायमेंशन एनालिसिस की. एक तो है जी नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं और जब हम रिलेशंस देख रहे होते हैं बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, तो वहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का चक्कर आए और हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता अनलेस कि हम एक्सपेरिमेंट से या जो हम साइंटिस्ट ने हमें डिक्टेट करवाया उस कांस्टेंट की वैल्यू वो हम यूज ना करें. वी विल नेवर गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशंस ऑफ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट.
Dimensional analysis is based on the assumption that all relevant physical quantities can be expressed in terms of fundamental dimensions. However, certain constants in physics, such as fine structure constant or the gravitational constant, do not have any clear dimension. जितने भी constant हैं, उनकी कोई dimensions नहीं होती. This can limit the applicability of dimensional analysis in such case. Next is inaccurate constants. Dimensional analysis can provide information about the relationship between different physical quantities, but it cannot determine the numerical values of dimensionless constants that may arise in equations. अब डायमेंशनल एनालिसिस से हमें रिलेशन तो पता लग रहा है बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन जो हमारे पास कांस्टेंट उस इक्वेशन के अंदर अराइज हुए हैं बाय रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता. These constants need to be determined through experimental measurements or theoretical calculations. Now, applications of dimensional analysis, checking equations. एक तो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन ये है कि हम अपनी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं क्या है जो हमने इक्वेशन लिखी है वो ठीक है कि नहीं. वो हम कैसे चेक करेंगे? दोनों साइड्स की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों साइड्स के जो डायमेंशन वो मैच होंगे तो इसका क्या मतलब है, इक्वेशन करेक्ट है. नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप. हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो रिलेशनशिप है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द फार्मूला फॉर द टाइम ऑफ पेंडुलम कैन बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. Modeling. Dimensional analysis is used to develop models and theories in various fields. It helps in reducing the complexity of equations by focusing on fundamental dimension and ignoring constant of proportionality. अब डायमेंशन से हम डिफरेंट मॉडल्स और थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड. अब डायमेंशन एनालिसिस क्या करेगा, समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो डायमेंशन है उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट इज स्केलिंग लॉस. In many cases, dimensional analysis can provide insight into the behavior of physical system through scaling laws. Scaling laws से हम जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए फिजिकल सिस्टम्स की डेप्थ में हम जा सकते हैं. दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग. Dimensional analysis guides experimental planning by identifying which parameters are likely to have the most significant influence on the outcome. डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम अपने एक्सपेरिमेंट को भी प्लान कर सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैसे अफेक्ट करेगा. दिस हेल्प्स इन डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट दैट यील्ड मोर इंफॉर्मेटिव रिजल्ट. और फिर जब हम एक्सपेरिमेंट को रन करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रिजल्ट्स आते हैं अगर हमारे पास पहले से डायमेंशनल एनालिसिस हुआ हो. In conclusion, dimensions of physical quantities reflect their underlying nature, and dimensional analysis is a powerful tool for understanding the relationship between these quantities. Different physical quantities के relationship को maintain करने के लिए dimensional analysis use किया जाता है. While it has its limitation, it remains a valuable approach in physics and engineering for deriving relationships, simplifying equations, and gaining insights into the behavior of physical systems. अगर जे डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं कि वो कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ना ही हमें बताता है कि कौन सा कांस्टेंट चूज हुआ है और ना ही हमें बताता है कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हम जो है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय इग्नोरिंग द कांस्टेंट, और जो हमारे पास फिजिकल सिस्टम है उसके इन डेप्थ में जा सकते हैं. Now that's all about the comprehensive questions of chapter number 1. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will start chapter 2 of physics class 11. Till that time, take care. Allah Hafiz.